एपिसोड 571 टू 580। इस समय गोल्डन सिटी में, जो सचमुच सोने से रंगा हुआ था, एक विशेष 8 मंजिला क्लासिक शैली की इमारत में ऊंची पट्टिका लटकी हुई थी, जिस पर फायरी कोड शब्द लिखा हुआ था। ये स्वर्ण नगरी के उन 3 अधिपतियों में से एक था, जिनसे हर कोई डरता था। एक ही समय पर दरवाजे पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। जब वह दरवाजे से अंदर आया, तो वह गुस्से से चिल्लाया, मिस्टर कपूर को छूने की हिम्मत किसने की? कबीर रनावत। कबीर रनावत प्रकट हुआ था। उन्होंने जल्दी से लोगों की मदद से आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा किया। वह जानता था कि इस बार मिस्टर कपूर नाराज थे। उन्हें डर था कि मुंबई में बहुत बड़ी लहर आएगी। कबीर की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई जानता था कि यह मुंबई का भूमिगत राजा था। उसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। सबने देखा कि कबीर अर्जुन के पास आया, उसके सामने झुका और सम्मानपूर्वक बोला, मिस्टर कपूर, मैंने 60 लोगों को इकट्ठा कर लिया है। आयोजन स्थल पर नियंत्रण कर लिया गया है। अन्य लोग यहां आने वाले हैं। अर्जुन ने हतप्रभ ह्यूस्टन और गुंडों के समूह की ओर उदासीनता से देखा। उसने गंभीरता से कहा, आज रात कोई भी नहीं जा सकता। अगर मेरी पत्नी या उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो गया, तो उन्हें रात के अंत में दफना दिया जाएगा। उसके बाद अर्जुन ने अनिका को उठाया और हॉल से बाहर निकल गया। कबीर ने खुद उन्हें गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। यहां तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल लॉकडाउन था। बाहर काली कारों की एक के बाद एक लगातार कतार चलती रही। एक एक करके काले सूट पहने हुए गुर्गे तेजी से कार से बाहर निकले और शांगरीला होटल में घुस गए। होटल के पूरे परिसर को अप्रासंगिक लोगों से खाली करा दिया गया। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोगों को ही सख्त नियंत्रण में रखा गया। यहां तक कि शांगरीला के सुरक्षा गार्ड, मैनेजर और वेटर भी संयमित थे। सैकड़ों काले सूट पहने लोगों को तुरंत भेज दिया गया। बाहरी दुनिया पागल हो गई थी। हर कोई वहां से गुजरा और तस्वीरें लीं। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों ने शांगरीला होटल के चारों ओर घेरा बना लिया, तथा अपने हाथों को पीठ पर रखकर बाहर की ओर मुंह करके खड़े थे, तथा उनके हाव भाव अत्यंत तीव्र थे। सभी राहगीर उस दुर्लभ दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। अर्जुन की बात पर वापस आते हैं। वह अनिका को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागा और चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चे को बचाओ। डॉक्टर को पहले से ही इस खबर की सूचना मिल गई थी। उन्होंने अनिका को व्यवस्थित तरीके से उठाया और तुरंत उसे ऑपरेशन कक्ष में ले गए। अर्जुन ऑपरेशन रूम के बाहर घुटनों के बल बैठा था, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसके पीछे काले सूट पहने गुंडों की 2 कतारें थीं, जो पूरे गलियारे को भर रही थीं। कबीर अर्जुन से कुछ मीटर की दूरी पर था और अधीरता के साथ, सम्मानपूर्वक खड़ा था। वह भी घबरा गया क्योंकि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। उसी समय हॉस्पिटल के बाहर और अधिक काले वाहन आ गए तथा काले सूट पहने अंगरक्षकों के समूह पूरे हॉस्पिटल की सुरक्षा में तैनात थे। बहुत जल्द ही हॉवर्ड, हेले, सिंथिया और माया जी भी आ गए। जैसे ही हॉवर्ड अपने सिर पर पट्टी बांध कर आया, वह अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और गुस्से से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। वह चिल्लाया, अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैंने अनिका की ठीक से रक्षा नहीं की, और मैं मरने के लायक हूं। मैं वाकई मरने के लायक हूं। थप्पड़, तमाचा। तेज आवाज सुनकर अर्जुन ने पलटकर हॉवर्ड का हाथ पकड़ा और कहा, बस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। ये कहकर उसने हेले को हॉवर्ड के साथ जाने का इशारा किया। सिंथिया आए और जमीन पर घुटनों के बल बैठे अर्जुन को देखकर बोली, चिंता मत करो, व्यान ठीक हो जाएगी। उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुप रहा। इस समय माया जी दौड़ी हुई आई। उसने फिलिप को गुस्से से थप्पड़ मारा, उसकी नाक की ओर इशारा किया, और गाली देते हुए कहा, अर्जुन, तुम कूड़े के ढेर हो। मेरी बेटी को तो देखो। तुम्हारी वजह से ही उसे इस हालत में पहुंचाया गया है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम अभी कहाँ गए थे? अब ये सब करने का क्या मतलब है? बोलो, कुछ तो बोलो। माया जी ने गुस्से में अर्जुन पर आरोप लगाया और उसे लात घूंसे मारने लगी। अर्जुन ने इसे बर्दाश्त कर लिया। उसने जवाबी हमला नहीं किया, और जवाबी हमला करने का कोई कारण भी नहीं था। यह उसकी लापरवाही थी। उसने सोचा था कि सामने वाला इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, वे वास्तव में इतने साहसी थे। यदि वह अब तक अपनी पहचान नहीं छिपा रहा होता, तो क्या अनिका के साथ इतनी सारी घटनाएं घटित होती? नहीं, इसलिए यह उसकी गलती थी। बेकार।
तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। मैं चाहता हूं कि अनिका तुम्हें तलाक दे दे। तलाक। माया जी फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। आधे घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर अप्रिय भाव से बाहर निकले और पूछा, परिवार का सदस्य कौन है? अर्जुन खड़ा हुआ और जल्दी से चलते हुए बोला, मैं पति हूं। मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन बच्चा। जब अर्जुन ने वाक्य का पहला भाग सुना तो उसका दिल धड़क उठा। ये गर्भपात की धमकी थी। वे दोनों फिलहाल ठीक हैं, लेकिन आपकी पत्नी बहुत कमजोर है और उसे निगरानी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत है। डॉक्टर ने नरमी से कहा, बाद में होने वाली कंडीशनिंग और प्रसव पूर्व उपचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो गर्भपात होना आसान है। बेहतर होगा कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डॉक्टर चले गए। अर्जुन ने कृतज्ञता में जोर से सिर हिलाया, फिर देखा कि अनिका को ऑपरेशन कक्ष से बाहर धकेलकर सीधे गहन चिकित्सा इकाई में ले जाया गया। कबीर ने व्यक्तिगत रूप से इसकी व्यवस्था की थी। वार्ड में माया जी अनिका के बिस्तर के पास बड़े ही दयालु भाव से बैठी थी। अनिका के नाजुक हाथ को कसकर पकड़े हुए उसने कहा, अनिका मैं यहाँ हूँ, डरो मत, बच्चा ठीक है। आखिरकार राहत की सांस लेते हुए अनिका की आंखें लाल हो गईं। उसने दरवाजे पर खड़े अर्जुन को देखा और कमजोरी से कहा, अर्जुन तुम अंदर क्यों नहीं आते? जैसे ही अर्जुन अंदर घुसना चाहता था, माया जी उत्तेजित होकर उछल पड़ी। वह उसके पास गई और उसे थप्पड़ मारते हुए कोसने लगी, तुम अभी भी अंदर आने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुम नहीं होते तो अनिका को इतना कष्ट नहीं होता। चले जाओ, भाड़ में जाओ। जब माया जी ने अर्जुन को देखा तो उसके सिर में दर्द होने लगा और उसे अपनी कुंठा व्यक्त करने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। अर्जुन ने भी बिना किसी प्रतिशोध के इसे सहन कर लिया। अनिका को परेशानी महसूस हुई और वह उठने की कोशिश करते हुए बोली, माँ बस हो गया, अब ये हंगामा बंद करो। इसके लिए अर्जुन को दोष मत दो, उसे भी अपने मामले निपटाने हैं। हालांकि माया जी ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और कोसा, उस जैसे आवारा का क्या काम? उसके पास अब सिर्फ थोड़ा पैसा है, लेकिन उसका परिवार अभी भी संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करता है। इसलिए वह अभी भी एक बर्बाद आदमी के अलावा कुछ नहीं है। वह एक बदमाश है जो अपनी पत्नी और बच्चों की भी रक्षा नहीं कर सकता। वह किस तरह का आदमी है? माया जी के शब्द भयानक थे, लेकिन उन्हें अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता। अर्जुन ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए अनिका को देखा और मुस्कुरा दिया, अनिका आराम करो, मैं कुछ काम निपटा लूंगा। ये शब्द कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। अनिका ने पीछे से कमजोरी से आवाज लगाई, अर्जुन बात को ज्यादा आगे मत ले जाओ। वे अर्जुन ने वाक्य का दूसरा हिस्सा नहीं सुना क्योंकि वह पहले ही वार्ड से बाहर जा चुका था। दरवाजे के बाहर कबीर और उसके दर्जनों अधीनस्थ दो पंक्तियों में सम्मानपूर्वक खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। मिस्टर कपूर सब कुछ तैयार है, कबीर ने सम्मानपूर्वक कहा। उसने अर्जुन की सुप्त हत्या की मंशा और राक्षसी क्रोध को भांप लिया। वे लोग आज रात बच नहीं पाएंगे। शांगरीला, अर्जुन ने हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले ठंडे स्वर में कहा। वह कार में सवार होकर सीधे शांगरीला होटल चला गया। उसी समय शांगरीला होटल के बीकन कॉन्फ्रेंस हॉल में दर्जनों आमंत्रित उद्यमी और मशहूर हस्तियां खूब हंगामा कर रही थीं। तुम हमें यहाँ क्यों रोके हुए हो? हम बाहर जाना चाहते हैं। चले जाओ। कबीर रनावत का कुत्ता मुझे यहाँ रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम मरना चाहते हो? मिस्टर माइकल्स, क्या आप कुछ नहीं बोलेंगे? भीड़ आक्रोशित थी और उसने काले सूट पहने दर्जनों अंगरक्षकों पर आरोप लगाने तथा उन्हें कमरे में इधर उधर धकेलने की कोशिश की। हालांकि ये लोग स्थिर रहे। ब्लेक भीड़ में खड़ा था। उसके बगल में ह्यूस्टन था, जो दुखी दिख रहा था और बुरी तरह से गाली दे रहा था, पिताजी आखिर क्या हो रहा है? कबीर रनावत ने वास्तव में उस आदमी को मिस्टर कपूर कहा था। ब्लेक ने अपने मन में योजना बनाते हुए थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। चीजें उम्मीदों से कुछ हटकर थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि अर्जुन कपूर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कबीर द्वारा उसके साथ इतने सम्मानपूर्वक व्यवहार करने में अवश्य ही कोई चाल है। चिंता मत करो, वह तो बस एक छोटा सा आलू है। वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ब्लेक ने हल्के से कहा। उसके शब्द उसके आसपास के लोगों के लिए एक शांत करने वाले एजेंट की तरह काम कर रहे थे। ह्यूस्टन के बगल में खड़ी शर्ली ने चिंतित होकर पूछा, हाउसी, कुछ नहीं होगा, है ना? मैं ही हूं जिसने अभी अभी अनिका को धक्का दिया था। वह बेकार अर्जुन मेरे पीछे नहीं आएगा, है ना? बेशक,
शर्ली चिंतित थी। पूरे कमरे में काले सूट पहने गुंडों को देखकर वह घबरा गई। ह्यूस्टन ने ठहाका लगाया और ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मुझे उस बेकार अर्जुन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कबीर भी कुछ नहीं है। जब भीड़ अभी भी शोर मचा रही थी, तभी कुछ लोग दरवाजे से अंदर आए। गंभीर चेहरे वाले अर्जुन सबसे आगे थे, उनके बाद कबीर था। अंदर आते ही उसने पहला सवाल पूछा, मेरी पत्नी को किसने छुआ? उसकी दहाड़ से पूरा हॉल कांप उठा। इसने सबके दिलों को भी झकझोर दिया। विशेषकर काले सूट पहने गुंडों से भरे इस कमरे के कारण यह और भी अधिक भयावह था। बेशक, कुछ लोग मरने से नहीं डरते थे। उदाहरण के लिए, ब्लेक द्वारा पाया गया गुंडों का समूह। गंजा आदमी आगे बढ़ा, खड़ा हुआ, अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, बच्चा, अगर तुम स्थिति को समझते हो, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे जल्दी से जाने दो। मेरे पीछे गोल्डन सिटी का उग्र कोई गिरोह है। ये लोग कबीर को बिल्कुल नहीं जानते थे। ब्लेक ने उन्हें गोल्डन सिटी से ढूंढा। इसका उद्देश्य स्थानीय समाजों के साथ अनावश्यक संघर्ष से बचना था। अर्जुन ने बस गंजे आदमी को उदासीनता से देखा और कहा, इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे फायरी कोई गैंग के द्वार के बाहर लटका दो। उसके आदेश पर दो आदमी उसके ठीक पीछे चले आए। गंजा आदमी चौंक गया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत? मेरा बॉस गोल्डन सिटी का गिब्सन हॉट है। हड्डियों के टूटने की आवाज और भयावह चीखों ने दर्शकों में मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। बस इसी तरह उस गंजे आदमी के अंग तोड़ दिए गए और उसे घसीट कर बाहर ले जाया गया। कहाँ घसीटा गया? स्वर्ण नगरी के लिए। 2 घंटे बाद, इस समय गोल्डन सिटी में, जो सचमुच सोने से रंगा हुआ था, एक विशेष 8 मंजिला क्लासिक शैली की इमारत में ऊंची पट्टिका लटकी हुई थी, जिस पर फायरी कोई शब्द लिखा हुआ था। ये गोल्डन सिटी की तीसरी रैंकिंग वाली भूमिगत सेना थी। ये स्वर्ण नगरी के उन 3 अधिपतियों में से एक था, जिनसे हर कोई डरता था। एक काली व्यावसायिक गाड़ी प्रवेश द्वार पर रुकी। लोगों के समूह ने खून से लथपथ टूटे हुए अंगों वाले एक आदमी को घसीटा और उसे सीधे दरवाजे के सामने लैंप पोस्ट पर लटका दिया। समूह के चले जाने के बाद, लोगों का एक और समूह 8 मंजिला लाल इमारत से बाहर निकला। खून से लथपथ उस आदमी को देखा जो ऊंचे स्थान पर लटका हुआ था, और वे चौंक गए। तुरंत ही पूरे स्वर्ण नगर में कोलाहल मच गया। 2 घंटे पहले शांगरीला होटल में वापस गंजे आदमी के साथ हुई घटना के बाद अर्जुन की नजर पूरे हॉल में घूम गई। जो लोग अभी तक विरोध करने की सोच रहे थे, वे अब चुप हो गए। बहुत निर्दयी, वह शैतान का पुनर्जन्म था। ब्लेक, ह्यूस्टन और बाकी लोग भी डर से कांप उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन जैसा बेकार आदमी इतनी कठोरता से पेश आएगा। मैं फिर पूछूंगा, मेरी पत्नी को किसने छुआ? अर्जुन एक बार फिर दहाड़ा। इस बार कई लोगों ने ह्यूस्टन के पास खड़ी शिर्ले की ओर इशारा किया। हाई हील्स और छोटी स्कर्ट पहनी शर्ली वेलिंगटन बहुत डरी हुई थी। उसने ह्यूस्टन की बांह को कसकर खींचा और विनती की, हाउसी, मुझे बचा लो, प्लीज। जैसे ही उसके शब्द निकले, 2 काले सूट पहने गुंडों ने शर्ली को बाहर खींच लिया। शर्ली घुटनों के बल गिर गई, अपने हाथ जोड़ लिए और दया की भीख मांगते हुए अपना सिर जमीन पर पटक दिया। अर्जुन, मिस्टर कपूर, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में माफ कर दो। मैं गलत थी। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंग टूटे, कृपया मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने बस उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, इस दुनिया में कोई भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता। जो भी उन्हें परेशान करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तुम कोई अपवाद नहीं हो। इतना कहकर उन 2 लोगों ने शर्ली को जमीन पर दबा दिया। एक गुंडे ने अपने हाथ में एक बड़ा हथौड़ा पकड़ रखा था, उसने हथियार घुमाया और जोर से उसके दाहिने हाथ पर दे मारा। दे घुमा के फर्श की टाइलें टूट गईं। शर्ली ने दुख से चीखकर कहा। उसका पूरा दाहिना हाथ कुचल गया था। मिस्टर कपूर, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। ह्यूस्टन माइकल्स ही इसके पीछे है। ये वही है। शर्ली अब और सहन नहीं कर सकी। उसके दाहिने हाथ में भयंकर दर्द के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। ह्यूस्टन का चेहरा ये सुनकर हरा हो गया। उसने शर्ली की ओर इशारा किया और चिल्लाया, कुतिया, ये बकवास है। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा? हालांकि उन्होंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि काले सूट पहने 2 अंगरक्षकों ने उन्हें घसीटकर बाहर ले लिया। ह्यूस्टन को लात मारी गई और वह घुटनों के बल गिर गया। उसने अपना सिर उठाया, गुस्से से अर्जुन को घूरा और चिल्लाया, अर्जुन कपूर, अगर तुमने मुझ पर एक उंगली भी उठाई, तो माइकल्स परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
अर्जुन का स्थिर चेहरा भावहीन था। उसने बस ब्लेक की ओर देखा, जो उसके पीछे चुपचाप खड़ा था, और ह्यूस्टन से कहा, माइकल्स परिवार। कितने अहंकारी शब्द। मैं देखना चाहता हूं कि आज माइकल्स परिवार की रक्षा करने की हिम्मत कौन करता है। इसके बाद अर्जुन ने स्वयं हथौड़ा चलाया, और इस क्रिया से ह्यूस्टन लगभग अपनी पैंट में ही पेशाब करने को मजबूर हो गया। दूसरी तरफ ब्लेक भी खड़ा हो गया और चिल्लाया, अर्जुन कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी पत्नी की कंपनी और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा? अर्जुन ने उदासीनता से ब्लेक को देखा, अपने मुंह के कोनों को हिलाया, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ब्लेक माइकल्स, क्या तुम अभी भी स्थिति को नहीं समझ पाए हो? आज जिसने भी मेरी पत्नी को परेशान किया है, वह बच नहीं पाएगा। ब्लेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अर्जुन तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन साथ ही घमंडी भी। गोल्डन सिटी के माइकल्स परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अगर तुमने आज ह्यूस्टन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों से इसका 10 गुना बदला लूंगा। ब्लेक को जो एकमात्र जवाब मिला वह था, स्ट्राइक। अर्जुन के हाथ से हथौड़ा गिर गया और ह्यूस्टन का हाथ तुरंत टूट गया। ह्यूस्टन ने दयनीय चीख के साथ अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन कपूर, आप मौत को दावत दे रहे हैं। ब्लेक ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने अपंग होते देखा और अचानक उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने पहले ही कैपिटल सिटी में क्वैद परिवार से संपर्क कर लिया है। अब तुम्हारा विनाश ही होने वाला है। कायद परिवार, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब आप फिर से क्वैद परिवार से संपर्क कर सकते हैं। और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनमें अब भी आपकी मदद करने की हिम्मत है। ब्लेक ने भौहें सिकोड़ी। अपने दिल में एक बुरे पूर्वाभास के साथ, उसने अपना सेल फोन निकाला और कैपिटल सिटी में क्वैद परिवार का नंबर डायल किया। हेलो, क्या पैट्रियार्क क्वैद वहां हैं? उन्होंने कहा कि वे किसी को भेजेंगे। वे कब पहुंचेंगे? ब्लेक स्पष्टतः चिंतित था। हालांकि दूसरी तरफ से आवाज आई, ब्लेक माइकल्स, आपके परिवार के मामलों का क्वैद परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फोन कट गया। ब्लेक अचंभित रह गया। यह उसकी उम्मीदों से परे था। क्या कायद परिवार ने उन्हें धोखा दिया? इस समय कबीर अर्जुन के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, मिस्टर कपूर, सब कुछ हो गया है। गोल्डन सिटी का माइकल्स परिवार नियंत्रण में है। मिस्टर थॉमस व्यक्तिगत रूप से वहां गए थे। सुनने के बाद अर्जुन के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी हंसी उभरी। उसने ब्लेक की ओर देखा और कहा, ब्लेक माइकल्स, तुम्हें घर पर फोन करना चाहिए। अगला पल वह है जब तुम्हारा माइकल्स परिवार नष्ट हो जाएगा। गोल्डन सिटी के माइकल्स परिवार को नष्ट करें। ब्लेक ने व्यंग किया, उसकी आंखों में खौफनाक भाव था। उसने कहा, अर्जुन तुम वाकई बहुत ढीठ हो। क्या तुम्हें लगता है कि गोल्डन सिटी के माइकल्स परिवार को तुम्हारे जैसे निकम्मे व्यक्ति द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है? मैं सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाला एक अमीर आदमी हूं। तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? मिथ्याभिमानी। क्या वह इस धारणा के तहत था कि कबीर रनावत को जानना ही पर्याप्त है? इस समाज पर अब बंदूकों और मुक्कों का नहीं, बल्कि संबंधों और पैसों का शासन था। ब्लेक माइकल्स, तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है। ये तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। गोल्डन सिटी का माइकल्स परिवार तुम्हारे हाथों खत्म हो जाएगा, अर्जुन ने हल्के से कहा और उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसने माइकल्स परिवार से इसलिए कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि वह दुश्मन को सचेत नहीं करना चाहता था। हालांकि ब्लेक को यह नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है और वह अपनी सीमाओं को चुनौती देता रहा। वह मौत का हकदार था। ब्लेक ने हंसते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, बहुत बढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास कौन सा शक्तिशाली साधन है, जिससे आप माइकल्स परिवार को नष्ट कर सकते हैं। वैसे, मैं आपको याद दिला दूं कि माइकल्स परिवार उस निकम्मे येल कारूसो के बराबर नहीं है। माइकल्स परिवार के पीछे गोल्डन सिटी का प्रतिष्ठित वालिस परिवार खड़ा है। ब्लेक ने अपने मुंह के कोनों पर उपहासपूर्वक व्यंग्य किया, तथा अर्जुन जैसे युवक की पूरी तरह उपेक्षा की। वालिस परिवार। जब अर्जुन ने ये नाम सुना, तो वह हंस पड़ा और उसकी आंखें ठंड से फट गईं। उसने कहा, भले ही यह वालिस परिवार हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्या तुमने नहीं पूछा कि गायत्री जी ने मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से आने की हिम्मत क्यों नहीं की? ये प्रश्न ब्लेक के दिल में सुई की तरह चुभ गया। हाँ, उन्होंने एक बार पूछा था, लेकिन मैडम गायत्री जी ने उनसे कहा था कि वे ज्यादा सवाल न पूछें। इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आया था? असंभव। यदि उसने ऐसा किया भी तो क्या हुआ? क्या इसकी तुलना गोल्डन सिटी के माइकल्स परिवार से की जा सकती है?
छोटे से मुंबई में सबसे शक्तिशाली ताकतें जॉर्ज थॉमस और लॉन्गफोर्ड ग्रुप थीं। चाहे आप कुछ भी कहें, आज रात का नतीजा नहीं बदलेगा। बीकन बर्बाद हो जाएगा। अभी बाहरी दुनिया बीकन के बारे में नकारात्मक खबरों से भरी हुई है। एक दिन के भीतर बीकन दिवालिया हो जाएगा, और यहां तक कि आपकी गर्भवती पत्नी को भी अदालत जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्लेक उदासीन बने रहे और बोले, जब समय आएगा, मुझे आशा है कि तुम अब भी आत्मविश्वास से भरे शब्द बोल सकोगे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, जॉर्ज का नंबर डायल किया और ब्लेक की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए इसका सामना स्वयं करो। उसके बाद जॉर्ज से संपर्क किया गया और उसने आदरपूर्वक कहा, यंग मास्टर, सब कुछ तैयार है। अर्जुन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, चलो शुरू करते हैं। गोल्डन सिटी के माइकल्स परिवार को इतिहास बनने दो। माइकल्स परिवार के सभी सदस्यों को सारी संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा और वे आम नागरिक बन जाएंगे। परिवार के मुख्य सदस्य अपंग हो जाएंगे और वे अपने जीवन के बाकी समय भीख मांगते रहेंगे। उनके शब्दों ने पूरे श्रोतागण को आश्चर्यचकित कर दिया। उसका लहजा बहुत ही अहंकारी था। क्या वह माइकल्स परिवार को नष्ट करने और उसके मुख्य सदस्यों को भिखारी बनाने जा रहा था? क्या ये शब्द किसी निकम्मे के मुंह से निकल सकते थे? ये बहुत नकली था। कई लोग किनारे पर खड़े होकर मन ही मन उपहास कर रहे थे। हे, यह आदमी बहुत दिखावा करने वाला है। वह वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। यह माइकल्स परिवार है, जिसका अस्तित्व सैकड़ों अरबों का है। यह अर्जुन कपूर वाकई बहुत ज्यादा दिखावटी है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसे सब कुछ खत्म करेगा। घटिया मूर्ख। हॉल में माहौल आक्रामकता से भरा हुआ था। ह्यूस्टन ने अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ लिया और चिल्लाया, पिताजी, उसे मार डालो। तुम्हें उसे मारना ही होगा। उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। ह्यूस्टन अर्जुन से बेहद नफरत करता था। ब्लेक स्वाभाविक रूप से अर्जुन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। उसने ह्यूस्टन की तरफ देखा। क्या वह उसे पकड़ने की हिम्मत करेगा? नहीं। पूरा स्थल अर्जुन के आदमियों से भरा हुआ था। अर्जुन, क्या तुम सचमुच मेरा विरोध करना चाहते हो? ब्लेक ने अविचलित होकर ठंडे स्वर में पूछा। अर्जुन ने केवल अपना सिर धीरे से हिलाया। ये ब्लेक माइकल्स बहुत अहंकारी था। उसे एहसास नहीं था कि समुद्र में और भी बड़ी मछलियां हैं। उसे वाकई लगता था कि एक गायत्री वालिस उसकी रक्षा कर सकती है। इस परिवार को अब और अस्तित्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये पहले से ही जड़ से सड़ चुका था। बहुत बढ़िया। अर्जुन कपूर, मुझे देखने दो कि तुम माइकल्स परिवार को कैसे नष्ट करने जा रहे हो। ब्लेक अचानक चिल्लाया। उसने पहले ही काफी मौके दे दिए थे, लेकिन दूसरा पक्ष पीछे हटने वाला नहीं था। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, फोन बज उठा। कार्यक्रम स्थल पर सभी की निगाहें ब्लेक और उसके बजते फोन पर टिकी थीं। वह भी चौंक गया। उसने जल्दी से फोन उठाया और गुस्से से पूछा, क्या बात है? लाइन पर एक घबराई हुई आवाज ने तुरंत कहा, बूढ़े मास्टर, ये बुरा है। हमारी कंपनी पर अचानक लोगों के एक समूह ने कब्जा कर लिया है। नेता कर विभाग से है। कंपनी परिसर को सील कर दिया गया है। ब्लेक की भौहें तन गईं जब उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। क्या वह वही था? असंभव। ये सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है। यह कोई समस्या नहीं है। बस किसी को इसे साफ करने के लिए बुलाओ। क्या तुम्हें ये सब सिखाने की जरूरत है? ब्लेक ने गुस्से से कहा। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। हालांकि फोन पर नहीं, बूढ़े मालिक, ये हमारा मुख्य कार्यालय जब्त कर लिया गया है। इस बार ब्लेक घबरा गया। उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह बेचैनी से बोला, क्या? हेड ऑफिस? ये कब हुआ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आखिर क्या हो रहा था? अब तक ब्लेक ने अर्जुन को इस मामले से नहीं जोड़ा था। 5 मिनट पहले, दूसरी तरफ से आवाज आई। 5 मिनट पहले। क्या यही वह समय था जब अर्जुन ने फोन किया था? तुरंत ब्लेक ने अर्जुन को देखा और पूछा, ये तुमने किया? जैसे ही ये शब्द बोले गए, ब्लेक को ठंडा पसीना टपकने लगा। वहां उपस्थित लोगों को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ठीक इसी समय किसी ने अपना फोन पकड़ा और कहा, ट्रेंडिंग न्यूज देखो। गोल्डन सिटी के माइकल्स परिवार की इस समय जांच चल रही है। उन पर तस्करी, अवैध रूप से धन उगाही और कर चोरी का संदेह है। इसके अलावा माइकल्स कॉर्प के शेयरों में भी भारी गिरावट आई और 30% की गिरावट आई। उन्होंने पहले ही व्यापार बंद कर दिया है। माइकल्स कॉर्प को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। अचानक दर्शकों में से प्रत्येक ने अपने मोबाइल फोन पर ध्यान दिया और प्रत्येक समाचार एक प्रसारण की तरह प्रसारित हो गया।
ब्लेक पूरी तरह से उन्मत्त था। वह जल्दी जल्दी अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा। जैसे जैसे वह हर खबर पढ़ता गया, वह पूरी तरह से घबरा गया। इस दौरान कंपनी के शेयरधारकों के प्रतिनिधियों से लगातार फोन कॉल आ रहे थे। हेलो, क्या आप विनिवेश करना चाहते हैं? क्या व्यापार बंद हो गया? कोई रास्ता नहीं। इसे स्थिर करने का कोई तरीका खोजो। रुको, मैं वापस जाकर कोई रास्ता खोजूंगा। कोडी बार्ड से संपर्क करने में मेरी मदद करें। ब्लेक मुश्किल में था। माइकल स्कॉप को इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। ये सब अर्जुन के कारण हुआ जो उसके सामने खड़ा था। उसने अर्जुन को जलती आंखों से घूरते हुए कहा, अर्जुन, तुम आग से खेल रहे हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब करने के लिए क्या तरीके अपनाए, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि सब कुछ व्यर्थ है। माइकल्स परिवार के पास एक मजबूत समर्थक है। बैकर, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्या आप कोडी बार्ड के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बाद अर्जुन ने हॉल में एलसीडी टीवी चालू किया और चैनल बदलकर गोल्डन सिटी टीवी कर दिया। संयोगवश, यह एक अत्यावश्यक समाचार प्रसारण था। प्रिय नागरिकों, कोडी बार्ड पर हितों को हस्तांतरित करने का संदेह है और उसे जांच विभाग को सौंप दिया गया है। उनमें से सबसे बड़ी एजेंसी जिसे सीधे लाभ हुआ है वह माइकल स्कॉप है। खबर सुनकर ब्लेक पूरी तरह घबरा गया। वह गिर पड़ा, उसके पैर लड़खड़ा गए और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। वह बर्बाद हो गया। कोडी बार्ड उनके समर्थक थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय ब्लेक को अंततः एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अर्जुन कपूर एक बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि एक बाघ था, एक बाघ जो लोगों को बिना हड्डियां उगले पूरा निगल जाता था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिरकार, ब्लेक माइकल्स परिवार का मुखिया था और अशांत समय से गुजरा था। इस समय उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और गायत्री जी का नंबर डायल किया। और घबराए हुए स्वर में कहा, मैडम, हम मुसीबत में हैं। माइकल्स परिवार खत्म हो गया है। लाइन के दूसरे छोर पर गायत्री जी ने धीरे से कहा, ब्लेक माइकल्स, अब आप वालिस परिवार के संरक्षण में नहीं हैं। आपको इस मामले से खुद ही निपटना होगा। इसके तुरंत बाद फोन कट गया। इस क्षण ब्लेक को एहसास हुआ कि वह अकेला और पूरी तरह से परित्यक्त था। वह एक त्यागा हुआ मोहरा था। रानी को बचाने के लिए शूरवीर की बलि दी गई थी। ब्लेक बेहोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी छाती पकड़ ली और हॉल में बेहोश हो गया। अर्जुन ने ये सब ठंडे दिमाग से देखा। उसने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और फिर कबीर से कहा, यहाँ मौजूद हर कोई जिसने विनी का अपमान किया है या उसके साथ कुछ भी किया है, वह दिवालिया हो जाएगा। अर्जुन ये निर्देश देकर मुड़ा और चला गया। हॉल में मौजूद लोगों को अर्जुन की भयानक चालों का एहसास हुआ और वे जमीन पर घुटने टेक कर विनती करने लगे, मिस्टर कपूर, कृपया दया करें। हालांकि अर्जुन ने इन लोगों के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं दिखाई। सिरस मैनर तक अर्जुन कार में बैठ गया और आदेश दिया। काफिला सिरस मैनर की ओर बढ़ गया। इस समय सिरस मैनर में पहले से ही कड़ी सुरक्षा थी। गायत्री जी घुटनों तक की सफेद लंबी स्कर्ट पहने हुए हॉल में सफेद हंस के पंखों वाले सोफे पर गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठी थी। उसने फारसी बिल्ली को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। विवियन उसके पीछे खड़ा था। हॉल में वालिस परिवार के 8 गार्ड दोनों तरफ खड़े थे, सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। गायत्री वालिस। दरवाजे से जोर की गर्जना आई। अर्जुन ने आक्रामक तरीके से लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और अंदर घुस आया। गायत्री जी यह सब शांति से देख रही थी, अभी भी अपनी बाहों में फारसी बिल्ली को चिढ़ाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, अर्जुन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अर्जुन हॉल में खड़ा था और उसके पीछे कबीर और उसके आदमी थे। कुल 45 काले सूट पहने अंगरक्षक थे। वे सभी कुलीन लोग थे जिन्हें कबीर ने सावधानीपूर्वक चुना था। इसके बावजूद इन लोगों के साथ भी कबीर अभी भी थोड़ा चिंतित था। जैसा कि वह देख सकता था, सिरस मैंशन के सभी गार्ड विशेष रूप से प्रशिक्षित पेशेवर थे। ये लोग अपनी उंगलियों के एक झटके से उसके आदमियों को आसानी से मार गिरा सकते थे। फिर भी कबीर बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन का अनुसरण करेगा। गायत्री, क्या तुम अनभिज्ञता का नाटक करोगी? अर्जुन का चेहरा बर्फ से ढका हुआ था और उसकी आंखें क्रूर थीं। जब वह शांत गायत्री को देख रहा था, गायत्री ने फारसी बिल्ली को नीचे रखा और शान से खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर रखी, उसके हाथों के बीच हीरे की अंगूठियां और जैड कंगन पूरी तरह से दिख रहे थे। वह हल्के से मुस्कुराए और बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारी सौतेली मां हूं।
क्या तुम्हें अपने बड़े भाई से इस तरह बात करनी चाहिए? हाँ हाँ गायत्री, हम दोनों जानते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे सामने अभिनय करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया, जबकि उसका हृदय धीरे धीरे क्रोध से भर रहा था। वह छोटी उम्र से ही गायत्री को नापसंद करता था। यह महिला बहुत ही षड्यंत्रकारी और बहुत ही दुष्ट थी। वह अपने बेटे को भी मार सकती थी। इस दुनिया में उसके प्यार के लायक और क्या था? प्रसिद्धि और सौभाग्य। गायत्री ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, अर्जुन, बीकन के मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब ब्लेक का काम है। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अर्जुन को पहले से ही इसका अनुमान था। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? मानो या ना मानो, मुझे इसकी परवाह नहीं। गायत्री जी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, और अर्जुन के पीछे खड़े गार्ड भी उसे सतर्कता से देखने लगे। विविन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और किसी भी समय अपनी पिस्तौल निकालकर उसे एक ही झटके में मार डालने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गायत्री का रवैया इतना सख्त होगा। गायत्री, क्या तुम मेरी सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश कर रही हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा, उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। उसके शब्दों से कबीर और उसके पीछे खड़े उसके लोग घबरा गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। मिस्टर कपूर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, भले ही उनका सफाया हो जाए। ये वही था जो कबीर ने अपने आदमियों से उनके रवाना होने से पहले कहा था। सीमाएं। अर्जुन कपूर की भी सीमाएं हैं। गायत्री जी ने व्यंग्य से भरी आंखों से मजाक करते हुए कहा। अर्जुन, आपने 7 साल के लिए परिवार को छोड़ दिया। उस दौरान, क्या आपको पता है कि परिवार में क्या हुआ? आप इस छोटे से मुंबई में एकांत में रहे हैं, जहां आप अनिका और अहाना की रखवाली कर रहे हैं। मूल रूप से, चीजें इसी तरह चल सकती थीं। लेकिन आपने परिवार की शक्ति का निजी तौर पर इस्तेमाल किया और आपने वारिस की पहचान ग्रहण कर ली। गायत्री जी ने अपनी भौहें उठाईं और गुस्से से कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कपूर परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, कपूर परिवार वालिस परिवार का ही रहेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पूरा हॉल तुरंत वालिस परिवार के गार्डों द्वारा घेर लिया गया। गायत्री जी ने अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मैंने इसे कई बार बर्दाश्त किया है क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें चोट न पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मुझे बार बार उकसाया है। मैं कपूर परिवार की दूसरी पत्नी हूं, तुम्हारी दूसरी मां। तो, क्या तुम डरे हुए हो? तुम रोज कपूर के सबसे बड़े बेटे हो। क्या तुमने इन लोगों को सिरस मैंशन में लाने के परिणाम के बारे में नहीं सोचा? गायत्री जी के चेहरे पर उदासीनता थी। वह अर्जुन को घूर रही थी, जो चुप था और भावशून्य था। सब कुछ होने के बावजूद, वह अभी भी कोमल था और थोड़ी सी भी उत्तेजना पर आसानी से झुक जाता था। संपूर्ण मनो अभेद्य था और गायत्री जी के पूर्ण नियंत्रण में था। इसके अलावा, सभी लोग वालिस परिवार के थे। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए चारों ओर देखा। वे सभी वालिस परिवार के लोग थे। यहाँ, संप्रभुता मुहर अर्थहीन थी। निश्चित रूप से, गायत्री जी वालिस के साथ व्यवहार करना आसान नहीं था। गायत्री, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं एक भोला भाला बच्चा हूं जो आसानी से गुस्सा हो जाती है? अर्जुन मुस्कुराया और ठंडी निगाहों से गायत्री जी की ओर देखा। क्या आप नहीं हैं? गायत्री जी ने हंसते हुए कहा, क्या 13 साल पहले आपकी बहन की जान आपके आवेग के कारण नहीं गई थी? उनकी बहन, हन्ना कपूर। चुप रहो, तुम उसके बारे में बोलने के लायक नहीं हो। अचानक, अर्जुन एक जंगली जानवर की तरह हो गया जिसे अभी अभी पिंजरे से रिहा किया गया हो। उसका शरीर क्रोध से फट रहा था। वह क्रूरता पहले से भी अधिक तीव्र थी, जिसने सभी को चौंका दिया। अर्जुन के दिल में, हन्ना निश्चित रूप से एक वर्जित विषय था, उसकी मां की तरह। खास तौर पर गायत्री जी वालिस के लिए। वह उनका उल्लेख करने के लिए योग्य नहीं थी। नालायक कहीं का। गायत्री जी के चेहरे पर अलग थलग भाव था, लेकिन वह अपनी व्यंग्यात्मकता को छिपा नहीं पाए और बोली, देखो, तुमको देखो। और तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करोगे कि तुम आसानी से भड़कते नहीं हो? अर्जुन, बस आज्ञाकारी होकर मेरे साथ वापस चलो। चूंकि हमारे बीच का समझौता अमान्य हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे अधीनस्थों पर दया नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें कैद करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि अनिका और अहाना को और अधिक दुर्भाग्य सहना पड़े। गायत्री जी ने धमकी दी और विजयी महसूस किया, जैसे कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में था। हालांकि, अर्जुन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसके मुंह के कोनों से एक अथाह व्यंग्य झलक रहा था।
जब उसने कहा, गायत्री, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं यहाँ बिना तैयारी के आया हूँ? ये सुनकर गायत्री जी के चेहरे के भाव बदल गए। इसी समय विविन ने गायत्री जी को एक फोन दिया और कहा, मैडम, घर से फोन आया है। गायत्री जी ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक करुण पुकार सुनाई दी, आंटी गायत्री, मुझे बचा लो। कृपया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। आंटी। अर्जुन कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गायत्री जी को तुरंत समझ आ गया। कॉल पर मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा माइकल वालिस था। वह वालिस परिवार में सबसे प्रिय युवा सदस्य था तथा सबसे अधिक परेशानी भी उसी ने पैदा की थी। वालिस परिवार ने कई बार उसकी गांड साफ की थी। अचानक स्थिति उलट गई। अर्जुन ने गुस्से में गायत्री जी को चुपचाप देखा और कहा, गायत्री, अब तुमसे शर्तों पर बातचीत करने की बारी मेरी है। याद रखना, माइकल अभी गोल्डन मैंशन की सबसे ऊंची मंजिल पर है, 200 मीटर ऊपर। अगर वह गिर गया तो कुचल दिया जाएगा। गायत्री जी ने अपनी मुट्ठियां कसकर कस लीं और बोली, तुम क्या चाहते हो? धत्तेरी की। वह बहुत लापरवाह थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी जल्दी तैयारी कर लेगा। हालांकि वालिस परिवार कोई भी माइकल को कैसे ले जा सकता था, इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, एक पेशेवर। आधे घंटे बाद अर्जुन सिरस मैंशन से चला गया। जाने से पहले अर्जुन गायत्री जी के पास गया। तमाचा। हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। गायत्री जी ने अर्जुन को अविश्वास से देखा। उन्होंने अपने गाल को अपने हाथ से ढक लिया, उनका भाव तेजी से बदल रहा था। अर्जुन ने वास्तव में उसे मारने का साहस किया। ये थप्पड़ हन्ना के लिए है। अगर तुमने मेरे सामने फिर से उसका नाम लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ना ही मैं वालिस परिवार को छोड़ूंगा। अर्जुन ने सख्ती से कहा, उसकी आंखों में तेज तलवार की तरह ठंडी रोशनी झलक रही थी। फिर वह सिरस मैंशन से दूर चला गया और गायत्री जी को आश्चर्यचकित होकर हॉल में खड़ा छोड़ गया। अर्जुन के जाने के बाद गायत्री जी गुस्से से सोफे पर बैठ उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारी कीमती चीजें तोड़ दी। लानत है तुझ पर, अर्जुन। मैं तुझे इसका पछतावा करवा दूंगी। गायत्री जी ने गुस्से से कहा। यह पहली बार था जब उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। इसके अलावा ये काम अर्जुन जैसे जूनियर ने किया था। माया येट्स के साथ क्या स्थिति है? क्या उन्हें कार्रवाई करने का कोई अवसर मिल गया है? गायत्री जी क्रोधित थी और उन्होंने कड़वाहट से पूछा। विविन ने आगे बढ़कर जवाब दिया, मैडम, आइए अनिका के पेट में पल रहे बच्चे से शुरुआत करें। उसे अब गर्भपात के खतरे के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसे प्रसव पूर्व उपचार की आवश्यकता है। गायत्री जी ने भौहें सिकोड़ी। इस बिंदु से पहले वह अनिका के पेट में पल रहे बच्चे पर हमला नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह ऐसा करने के परिणामों को पूरी तरह से समझती थी। हालांकि आज रात अर्जुन की हरकतों से वह बहुत क्रोधित हो गई थी। शांत बनो। अंततः गायत्री जी ने ये शब्द कहे और चुपचाप हॉल से बाहर चली गई। यहाँ माया जी हॉस्पिटल में अनिका के साथ थी। अचानक उसे एक कॉल आए और कॉल डिस्प्ले पर दिखा कि वह विविन का फोन था। वह तुरंत भयभीत हो गई। काफी देर बाद उसकी मुलाकात बाहर गलियारे में विविन से हुई। माया येट्स, मैडम का इरादा अनिका के पेट में पल रहे बच्चे से शुरुआत करने का है। वैसे भी वह अभी प्रसव पूर्व उपचार से गुजर रही है। अगर उसका वाकई गर्भपात भी हो जाता है तो भी कोई आप पर शक नहीं करेगा। विविन ने काले रंग की चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और अपनी दोनों बाहें छाती पर रखी हुई थीं। वह बिना किसी भावना के बोल रही थी। माया जी बहुत डरी हुई थी और उन्होंने झिझकते हुए कहा, मिस विविन, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। आखिरकार अनिका मेरी बेटी है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे स्वर्ग से सजा मिलेगी। वह डर गई थी। इस दुनिया में कोई भी माँ अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अतीत में माया जी अर्जुन को नीची नजर से देखती थी, इसलिए वह चाहती थी कि अनिका बच्चे का गर्भपात करा दे। अब अर्जुन में काफी बदलाव आ चुका था, इसलिए माया जी उसे थोड़ा और स्वीकार कर सकती थी। तमाचा। विविन ने उसे थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, माया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैडम जो चाहती हैं तुम्हें वही करना होगा। मुझे 3 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं तो तुम्हें इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर विविन अपने लोगों के साथ चली गई। माया जी गलियारे में अकेली रह गई, आगे पीछे टहलती हुई। माया जी डर गई, खासकर जब उन्होंने गायत्री वालिस के बारे में सोचा। वह दिल की गहराइयों से डर गई। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसने अपना इरादा पक्का कर लिया। माया जी ने विला के लिए टैक्सी बुलाई और दराज से दवा का आखिरी पैकेट निकाला।
चार्ल्स उसी समय घर लौट आए। वह माया जी से टकराया, जो जल्दी से जा रही थी, और उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल चलो, अनिका का गर्भपात होने का खतरा है। माया जी ने आंखें घुमाईं और चार्ल्स को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। ये सही समय था। चार्ल्स गवाही दे सकते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जब समय आया तो वे समझा पाए कि वे बस बदकिस्मत थी। आखिरकार, डॉक्टर ने कहा था कि आज की रात बहुत नाजुक थी। कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जब चार्ल्स को पता चला कि अनिका ने गर्भपात की धमकी दी है, तो वह बहुत परेशान हो गए। जब उसे कारण पता चला, तो वह गुस्से से कांप उठा। हॉस्पिटल में, जब चार्ल्स अनिका के साथ थे, माया जी ने एक कप गर्म पानी लिया और चेहरे पर मुस्कान लिए बिस्तर के पास चली गई। अनिका, उठो और थोड़ा पानी पियो। ये बच्चे के लिए अच्छा है। अनिका माया जी के सहारे बिस्तर पर बैठ गई, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। उसने माया जी के हाथ से कप लिया और उसमें अदरक और नींबू के कुछ टुकड़े देखे। अनिका, ये तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा है। इसे धीरे धीरे पियो, माया जी ने मुस्कुराते हुए कहा और अनिका के बगल में बैठ गई। उसकी दयालु और परोपकारी अभिव्यक्ति ने वास्तव में लोगों को गर्मजोशी का एहसास कराया। अनिका ने हल्का सा मुस्कुराई, कप लिया, अपनी नाजुक गर्दन को ऊपर उठाए और कुछ घूंट लिए। माया जी ने देखा कि कैसे अनिका ने लगभग आधा कप पी लिया। अपने दिल में, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इस समय, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पीने के बाद, अनिका आराम करने के लिए लेट गई। उसी समय माया जी की भावनाएं उथल पुथल में थीं, जब उन्होंने पूछा, अनिका, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? अनिका ने अपना सिर हिलाया और कमजोरी से फुसफुसाया, सब ठीक है। ये सुनकर माया जी चौंक गई। क्या दवा काम नहीं कर रही थी? क्या इसका प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है? इसी समय अर्जुन भी वापस लौटा। उसने अभी अभी का दृश्य देखा, भौहें सिकोड़ी, दौड़कर अंदर गया, सीधे उस प्याले के पास गया जिसे माया जी ले जाना चाहती थी, और उसे अपने हाथ में ले लिया। माया जी भी अचानक हुए इस घटनाक्रम से हैरान रह गई। अर्जुन को देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और घबरा गई। आह, अर्जुन, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? माया जी चुपके से मुस्कुराए, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई चोर पकड़े जाने का इंतजार कर रहा हो। जब माया जी ने देखा कि अर्जुन कप को घूर रहा है, तो वह और भी अधिक घबरा गई तथा उसके पैर कांपने लगे। तुम्हें अनिका से अच्छी बातचीत करनी चाहिए। तुम्हारे पापा और मैं पहले बाहर जाएंगे। उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसने जल्दी से चार्ल्स को खींचा और अर्जुन के हाथ से कप छीनने की कोशिश की। तुमने अनिका को क्या पीने को दिया? अर्जुन ने पूछताछ के तीव्र स्वर में माया जी को गुस्से से देखा। कप पकड़े हुए उसके हाथ की नसें उभरी हुई थीं। यह शापित माया येट्स, उसने वास्तव में ऐसा किया? क्या, ये तो बस एक सामान्य ताज़ा पेय है। कप मुझे दे दो। माया जी ने स्वयं को शांत रहने के लिए मजबूर किया, और उस तक पहुंचने का प्रयास किया। ताज़ा पेय। अर्जुन क्रोधित हो गया और चिल्लाया, माया येट्स, क्या तुम सोचती हो कि मैं मूर्ख हूं? क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रही हो? क्लैंक। अर्जुन ने कप को फर्श पर पटक दिया और उसका सारा सामान चारों ओर फैल गया, जिससे माया जी डर गई। अर्जुन, क्या तुम पागल हो गए हो? ओह, तुम गुस्से में हो और अपनी कुंठा मुझ पर निकालना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारी सास हूं। माया जी ने चिंतित होकर अर्जुन को घूरा और चिल्लाई। तमाचा। अर्जुन ने माया जी को जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, माया येट्स, क्या तुम्हें अपने कामों के परिणामों का एहसास है? क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारी गलती स्वीकार करने से पहले तुम्हारे गंदे कामों को उजागर कर दूं? माया जी ने अपना चेहरा ढक लिया, वह क्रोधित और भयभीत दोनों थी। अर्जुन ने उसे फिर से मारा था। ये बेकार का चरा। उसे क्या अधिकार था? वह उसकी सास थी। इसके अलावा, ये चार्ल्स और अनिका के ठीक सामने था। चार्ल्स और अनिका दोनों ही हैरान थे क्योंकि वे किनारे खड़े होकर देख रहे थे। चार्ल्स को अर्जुन के अकारण गुस्से पर थोड़ा गुस्सा आया। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? आखिर वह तुम्हारी सास है। क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? तुम्हें उसे क्यों मारना है? चार्ल्स ने गुस्से से डांटा। चार्ल्स शर्मा, क्या मैंने तुम्हें बहुत पहले ही चेतावनी नहीं दी थी कि अपनी पत्नी पर नजर रखो? अगर तुमने अनिका के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें पछतावा दूंगा। अर्जुन ने पलटकर चार्ल्स को घूर कर देखा। अर्जुन, क्या हो रहा है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अनिका को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन बिना किसी कारण के इतना बड़ा हंगामा नहीं करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पेय पदार्थ में कुछ गड़बड़ थी?
हालांकि यह उसे उसकी माँ ने दिया था। माया जी ने अपना चेहरा ढंक लिया और जमीन पर बैठ गई और पागलों की तरह लौटने लगी और चिल्लाने लगी, आह जरा ये तो देखो, दामाद अपनी सास को पीट रहा है, मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी। माया जी ने इतना जोरदार हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि मुर्दे भी जाग उठे। अतीत में वे वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं कर सके। हालांकि आज का दिन अलग था। अर्जुन ने माया जी को गुस्से से घूरा। वह अभी भी जमीन पर लौट रही थी। उसने सफेद पाउडर से भरे 3 छोटे प्लास्टिक बैग निकाले और माया जी के चेहरे पर फेंक दिए। माया येट्स, यही वह चीज है जिसे तुम हर संभव तरीके से मुझे और अनिका को पिलाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अंधा हूं? अर्जुन ने गुस्से से भरी आंखों से कहा, जब तुम उस दिन सिरस मैनर से निकले थे, तब ये चीज पहले से ही मेरे लोगों द्वारा बदली जा चुकी थी। उस समय यदि रिक न होता तो अर्जुन अभी भी अंधेरे में होता। दरार, आकस्मिक घटना। माया जी ने जमीन पर पड़ी दवाइयों के 3 पैकेट देखे और चौंक गई। उसने अर्जुन की ओर अकल्पनीय रूप से अपनी भौहें उठाईं और उस पर आरोप लगाया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? पैकेट बदल दिए गए थे। माया जी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे अचानक लगा कि उसकी सभी छोटी छोटी हरकतें अर्जुन की आंखों से बच नहीं पाई हैं। वह अपमान और उस प्रकार की इच्छा जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया, उसने उसे बहुत असहज महसूस कराया। चार्ल्स भी मूर्ख नहीं था। उसने पैकेट उठाया और पूछा, यह क्या है? इसमें क्या बदला गया है? जहर। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और ठंडी आवाज में चिल्लाया, जबकि उसकी आंखों में जानलेवा ठंडक दौड़ गई। जहर। तुरंत ही वार्ड का तापमान 0 से नीचे गिर गया। चार्ल्स ने माया जी को घूर कर देखा। वह अनियंत्रित क्रोध से भरा हुआ था। टकराना। चार्ल्स का भी स्वभाव खराब था। घर पर तो वह ज्यादातर समय इसे सहता रहता था, लेकिन आज वह गुस्से में था। वह माया जी के पास गया और तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसके बाद एक जोरदार लात मारी। माया येट्स, क्या तुम अब भी इंसान हो? तुमने इतना अमानवीय काम किया। वह तुम्हारी बेटी है और वह तुम्हारा दामाद है। तुम। चार्ल्स का पूरा शरीर कांपने लगा और वह सोफे पर गिर पड़ा। उसने अपना माथा पकड़ लिया, उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। अनिका को भी यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ ऐसा करेगी। आंखों में आंसू लिए उसने माया जी को देखा जो जमीन पर बैठी थी और कांप रही थी। उसने पूछा, माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी एक चीज। माया जी जानती थी कि मामला उजागर हो चुका है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, बकवास। मैंने ऐसा नहीं किया। अर्जुन कपूर, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसे यह बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया, तो वह खत्म हो जाएगी। उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। इस समय अर्जुन ने माया जी को और अधिक खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी। उसने सीधे किसी को बुलाया। काले सूट पहने 2 अंगरक्षकों ने तुरंत माया जी को पकड़ लिया। उसके बाद अर्जुन ने जमीन से दवा का एक पैकेट उठाया, माया जी की ठोड़ी को दबाया और कहा, चूंकि तुम इसे स्वीकार करने से इनकार करती हो, इसलिए इसे खुद खा लो। ये कहते हुए अर्जुन ने दवा का पूरा पैकेट माया जी के मुंह में उड़ेल दिया। माया जी बुरी तरह डर गई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन ने बिस्तर के पास रखा एक कप उठाया, माया जी के मुंह में पानी भर दिया, फिर उसके मुंह को कसकर ढक दिया। माया जी ने सब कुछ निगल लिया। धप। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, बुरी तरह खांसने लगी और उल्टी करने की कोशिश करने लगी। हालांकि वह बिल्कुल भी उल्टी नहीं कर सकी। उसे बहुत पछतावा हुआ। वह जोर जोर से रोने लगी, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और अर्जुन के पैर पकड़कर दया की भीख मांगने लगी, अर्जुन, मैं गलत हूं, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हारे पास मारक दवा है? मैं मरना नहीं चाहती। कृपया मुझे बचा लो। चार्ल्स और अनिका ने ये दृश्य चुपचाप देखे और इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। माया जी ने इसे स्वीकार किया था। अर्जुन ने माया जी की ओर उदासीनता से देखा जो उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी, और ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मेरे पास यह नहीं है। यदि आप अभी गैस्ट्रिक लेवेज करवाती हैं, तो शायद आप अभी भी जीवित रह सकती हैं। जब माया जी ने ये सुना, तो वह तुरंत उठ खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए वार्ड से बाहर निकली और चिल्लाई, डॉक्टर, मुझे बचाओ, मुझे गैस्ट्रिक लेवेज की जरूरत है। चार्ल्स को बहुत शर्म आ रही थी। वह खड़ा हुआ और कई बार बोलने की कोशिश की। अंत में उसने झुककर माफी मांगी। अर्जुन, अनिका, मुझे माफ कर दो। पिताजी,
यह आपकी गलती नहीं है। अनिका की आंखें लाल थीं। उसने अपने आंसू पोंछे, अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने सचमुच मेरी मां को जहर दिया था? अर्जुन पहले ही शांत हो चुका था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आटा है। मैं बस यही चाहता हूं कि वह अपना सबक सीखे और भविष्य में एक बेहतर इंसान बने। चार्ल्स अभी तक नहीं गया था। जब उसने ये सुना, तो उसे राहत मिली। अर्जुन से कुछ बातें करने के बाद, वह वार्ड से बाहर चला गया। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, वह स्वाभाविक रूप से गायत्री जी को ज्ञात हो गया। यह असफल हो गई। गायत्री जी गुस्से में थी। वह हॉल में खड़ी थी, उसके शरीर से ठंड निकल रही थी। विविन उसके पास खड़ी थी। उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं और उसने कहा, मैडम, मुझे जाने दो। मैं खुद ही यह कर लूंगी। तमाचा। गायत्री जी ने पलटकर उसे थप्पड़ मारा और डांटा, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि अर्जुन मूर्ख है? विविन ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। शाखा परिवार से संपर्क करें। योजना तुरंत लागू की जाएगी। गायत्री जी ने गुस्से से भरी अपनी चमकदार आंखों से खिड़की से बाहर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगले कुछ दिन शांतिपूर्वक बीते। अर्जुन कंपनी और अस्पताल के बीच इधर उधर भागने में व्यस्त था। पिछली घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए अर्जुन ने हॉस्पिटल में कई अंगरक्षकों की व्यवस्था की। जहां तक माया जी का प्रश्न है, वह पिछली रात से ही बहुत सतर्क थी। वह हर दिन इस चिंता में रहती थी कि कब उनकी मौत होगी। इसके अलावा, उन्हें यह भी डर था कि गायत्री जी उनके पीछे आ जाएगी। वह टूटने के कगार पर थी। ये तो घोर यातना थी। हालांकि, इस दिन, कोई ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल के वार्ड में आ गया था जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। रोहन खन्ना यहाँ अनिका से मिलने आए थे। जैसे ही अर्जुन अपने द्वारा पकाया गया चिकन सूप लेकर वार्ड में गया, उसने देखा कि रोहन बिस्तर के पास बैठा हुआ अनिका के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन का चेहरा गंभीर था, उसका स्वर अप्रिय था। रोहन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ अनिका से मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि बीकन को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। वह बैठ गया और अनिका को चिकन सूप का एक कटोरा परोसा। रोहन मुस्कुराया, उसकी आंखों में ठंडक की चमक चमक उठी। उसने अचानक कहा, ओह हाँ, मैंने अभी किसी को अहाना को लेने के लिए कहा है। उसे अब मजा आ रहा होगा। अचानक, अर्जुन के चेहरे का भाव बदल गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं और वह रोहन को घूर रहा था। अहाना कहाँ है? अर्जुन ने पूछा, जैसे कोई जानवर अपने बछड़े की रक्षा कर रहा हो। उसने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई और उसी समय, उसने रोहन का कॉलर पकड़ लिया। इस समय, अर्जुन की आभा एक तेज तलवार की तरह थी जो सीधे रोहन के दिल में उसकी रक्षा में घुस गई। इस व्यक्ति में क्या खराबी थी? उसकी तीव्रता बहुत शक्तिशाली थी। रोहन का दिल कांप उठा, फिर उसने मुंह में थूक निगला और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों हो? इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और वीडियो चैट खोली। जल्द ही एनी और अहाना स्क्रीन पर दिखाई दिए। वे मनोरंजन पार्क में मस्ती कर रहे थे। अहाना, अर्जुन ने पुकारा, पापा, मैं डिज्नीलैंड में हूँ। ये बहुत मजेदार है। एनी भी मेरे साथ है। मेरे साथ कुछ बड़े भाई भी खेल रहे हैं। वीडियो में स्पष्टतः अहाना मस्ती कर रही थी। एनी भी पास में ही थी और उसने कहा, सर, मैं अहाना की अच्छी देखभाल करूंगी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, रोहन की ओर अपनी भौहें उठाईं, और धीरे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? रोहन ने अपना सूट ठीक किया, हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए अनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनिका, आजकल अर्जुन को क्या हो गया है? उसका गुस्सा बहुत खराब है। मैं बस अहाना को कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले गया था। अनिका ने तुरंत माफी मांगी। रोहन, प्लीज उसे माफ कर दो। अर्जुन हाल ही में कंपनी के कामों में बहुत व्यस्त है। मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगूंगी। रोहन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। अगर तुमको अपनी कंपनी में कोई समस्या आती है, तो बस मेरे पास आइए और मैं उन्हें हल करने में आपकी मदद करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। वह एक कदम आगे बढ़ा, रोहन को बुरी नजर से देखा और कहा, रोहन खन्ना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपने हाथ वहां मत रखना जहां उन्हें नहीं रखना चाहिए। अन्यथा, जो उस दिन हुआ था वह फिर से होगा। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। रोहन ने जब ये शब्द सुने तो उसकी भौहें तन गईं और वह काफी परेशान हो गया। उसे वो दिन याद आ गया, अर्जुन ने उसके भेजे हुए आदमियों की पिटाई की। फिर उसकी भी अच्छे से खातिरदारी की थी। अर्जुन
तुम सिर्फ कपूर ग्रुप पर निर्भर हैं। क्या तुम वाकई खुद को इतना अद्भुत समझते हैं? रोहन ने नाक भान से कुड़ी, उसकी आंखों के कोने से विजय की एक झलक झलक उठी। मेरे पास जो खबर है, उसके अनुसार कैपिटल सिटी का वर्तमान कपूर ग्रुप बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके बाद रोहन ने अनिका से कहा, अनिका, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है, तो बस मुझे ढूंढना। मुझे नहीं लगता कि अर्जुन आ पाएगा। ये शब्द लिखकर रोहन बहुत गर्व और अहंकार से भरा हुआ वहां से चला गया। अर्जुन ने तुरंत कबीर से संपर्क किया और पता चला कि अहाना को वापस विला में भेज दिया गया है। इस समय अर्जुन थोड़ा घबरा गया। रोहन को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? क्या वह अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा था? कैपिटल सिटी का कपूर ग्रुप गंभीर संकट में था। नमस्ते, जॉर्ज। कैपिटल सिटी में क्या चल रहा है? अर्जुन वार्ड से बाहर चला गया और पुष्टि करने के लिए जॉर्ज को बुलाया। लाइन के दूसरी तरफ जॉर्ज ने चिंतित होकर कहा, यंग मास्टर, शाखा परिवार ने कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप को वापस ले लिया है। अब कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप नहीं है। आपने जो पहचान बनाई है, उसका समर्थन खत्म हो गया है। शाखा परिवार, ये फिर से वे थे? अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया और उसे संदेह हुआ कि इस मामले में गायत्री जी का हाथ है। कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप के बिना अर्जुन ने इससे पहले जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या उसे अनिका को आर्केडिया द्वीप के यंग मास्टर कपूर के रूप में अपनी असली पहचान के बारे में बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब अनगिनत आंखें आर्केडिया द्वीप और कपूर परिवार को घूर रही थीं। उनकी नजरें अर्जुन कपूर पर थीं। एक बार जब उसकी पहचान पूरी तरह से जनता के सामने आ गई, तो निश्चित रूप से अनिका और अहाना को ऐसी दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा जो अब की तुलना में 100 गुना अधिक गंभीर होगी। इस हद तक कि यह कई ताकतों द्वारा विनाश के प्रयासों को आमंत्रित करेगा। उस समय तक, यदि अर्जुन के 3 सिर और 6 भुजाएं भी होती, तो भी वह बहुत अधिक अभिभूत होता। इस समय अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता यही थी। बहुत सोच विचार के बाद अर्जुन ने तुरंत बफर को फोन किया। दूसरी तरफ से बफर की सम्मानजनक आवाज आई, ओह, प्रिय मिस्टर कपूर, आप आखिरकार मुझे फोन कर ही रहे हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बफर, एक मजबूत एंजल निवेश कंपनी स्थापित करें और तुरंत मुंबई में प्रवेश करें। इसे एक विदेशी होल्डिंग कंपनी बनाएं। होल्डिंग व्यक्ति मेरी पिछली विदेशी पहचान हो सकती है, अर्जुन ने पहले से ही एक योजना के साथ हल्के से कहा। कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप के बिना भी वह अपनी खुद की कंपनी बना सकते थे। आखिरकार, उसे अभी भी बीकन की समस्या को हल करना था। हाँ, मेरे प्यारे मिस्टर कपूर, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। बफर ने फोन रख दिया और जल्दी से काम पर लग गया। उन्होंने तुरंत फोन किया और विदेश में बफर होल्डिंग कंपनी ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। इधर अर्जुन ने फोन रख दिया और वार्ड में वापस आ गया। उसने देखा कि वीन टीवी पर समाचार देख रही थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक समायोजन के कारण कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप ने दिवालियापन की घोषणा कर दी है। अर्जुन ने समाचार देखा, उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि समाचार इतनी जल्दी प्रसारित हो जाएगा। अनिका ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अर्जुन, क्या कैपिटल सिटी का कपूर ग्रुप आपके परिवार का है? अर्जुन ने यह बात उससे नहीं छिपाई। वह अनिका के पास बैठा, सिर हिलाया और कहा, हाँ। तो अब आप? अनिका ने चिंतित होकर बोली।